नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सितंबर 2021 में जो आपके एग्जाम प्रस्तावित है, उसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं हम अंग्रेजी विषय की जो है वो क्लासेस। आज हम देखेंगे क्लास नंबर 1 और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। कंप्लीट टॉपिक आपका आज ये कवर हम कर देंगे और भी जो टॉपिक है धीरे धीरे हम सारी चीजों को हम एग्जाम से पहले आपका फिनिश करा देंगे। कोर्स की बात करें तो ये सारी चीजें कोर्स में है। इसके अलावा स्कीम की भी बात कर लेते हैं तो 27 तारीख से आपके 29 तारीख तक पेपर जो है वो प्रस्तावित है, जिसमें गणित का पूरा कोर्स हम आपको एक रिवीजन के तौर पर सारी चीजें करा चुके हैं। कुछ और प्रश्न मिक्स के फॉर्म में भी हम देखेंगे जल्दी। अंग्रेजी हम देख रहे हैं जल्दी, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन इन विषयों को भी हम देखेंगे, तो बने रहिएगा। इसकी भी जो है वो बात कर लेते हैं कि क्योंकि स्टार्टिंग का पहला वीडियो देख रहे हैं तो कोर्स में आपकी क्या क्या चीजें हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। और वीडियो के एकदम लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो भी टॉपिक पढ़ा है उससे, और एक प्रश्न पूछेंगे डीएलएड के प्रीवियस ईयर से जो है वो। दोनों के आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में बताने होंगे, तो ध्यान से चीजों को पढ़िएगा। सिलेबस की क्या क्या आपके कोर्स में है, तो बीटीसी ट्रेनिंग मॉड्यूल 4th सेमेस्टर में अगर आप देखेंगे तो उसमें डिफरेंट अप्रोच और एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश जो सबसे पहला है, इसी में ही ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रोच, ये कम्युनिकेशन अप्रोच, ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं ये पहला वाला जो है यही भाग हम आज जो है वो देखेंगे। और क्या क्या है चीजें, कंटेंट स्पेसिफिकेशन में ग्रामर, उसमें कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस है, इसी प्रकार कमांड्स एंड रिक्वेस्ट भी इसी के अंतर्गत आएंगे। टेंस आपके हैं, इसमें इंडेफिनिट आगे भी देखिए कोर्स है आपका, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस सारी चीजें हैं। ग्रामर में आप देखेंगे तो प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब है। ये सब एक एक हमने टॉपिक वाइज वीडियो पहले बनाए थे। जैसे प्रेपोजिशन है तो पूरा पूरा एक एक घंटे का अकेले प्रेपोजिशन पर ही सारी चीजें हैं। और राइटिंग हो गया, इसी प्रकार इसमें भी आपका लेटर एप्लीकेशन, ये सारी चीजें, और लेसन प्लानिंग। तो ये आपका इतना टोटल कोर्स है जिसमें अगर आप देखेंगे तो ग्रामर पोर्शन से सबसे ज्यादा चीजें जो है वो आती हैं। बस इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अप्रोच, मेथड और टेक्निक। इन तीनों को आप जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको समझेंगे तो आपको आगे भी सारी चीजें जो है वो समझ में आएंगी। तो अप्रोच की स्पेलिंग जरूर देख लीजिएगा, APPROACH होती है, क्योंकि ये वर्ड आप जब आप देखेंगे प्रश्न आपका किसी भी अप्रोच से संबंधित आएगा या मेथड से, तो उसमें बहुत जगह ये वर्ड यूज करना होता है। तो स्पेलिंग अगर आपके दिमाग में सही होगी तभी सही जगह आप यूज करेंगे। मेथड की स्पेलिंग भी देख लीजिए और टेक्निक की भी स्पेलिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों का अर्थ समझते हैं। तो अप्रोच हम कहते हैं दृष्टिकोण को, अप्रोच हम कहते हैं दृष्टिकोण को। और जो आपका मेथड होता है ये होता है आपकी योजना। इन तीनों ही चीजों को अब हम देखेंगे कि कैसे जो है आपका टीचिंग इंग्लिश में आप एक दूसरे से संबंधित करेंगे। और टेक्निक तो आप जानते ही हैं, तकनीक, और तकनीक में भी कैसी तकनीक, तो अच्छी तकनीक होनी चाहिए, इस चीज का भी जरूरी ध्यान रखना है। अब ये समझते हैं कि कैसे ये तीनों संबंधित हैं आपका इंग्लिश टीचिंग में। तो कोई भी आपको कार्य करना होता है सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसके संबंध में योजना बनाते हैं। मेथड जो है उसके संबंध में जो होगा वो सबसे पहले आप रखेंगे। यानी कि कोई भी आपको कार्य करना है, जैसे आपको सीटेट का ही पेपर देना है, तो आप उसकी पढ़ाई कैसे शुरू करेंगे उसके लिए क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। यही चीज है टीचिंग इंग्लिश में भी, सबसे पहले आप योजना बनाते हैं, फिर उस योजना जो है उसको आप कैसे जो है परिपूर्ण करेंगे, कंप्लीट करेंगे, उसके लिए आप एक दृष्टिकोण उसको देते हैं, एक अप्रोच जो है वो देते हैं। और उसके बाद जब आपने दृष्टिकोण का यहाँ पर चुनाव कर लिया, फिर सबसे जो बेस्ट टेक्निक होती है, उसमें जो सबसे अच्छी तकनीक होती है, उसको आप यूज करके जो भी आप टीचिंग इंग्लिश में सिखाना चाह रहे हैं उसको यूज करके आप उसे सिखाते हैं। या कह सकते हैं कि जो मेथड बनाई है या योजना बनाई है उसको जो है हम सीख लेते हैं। तो जब बात आती है टीचिंग इंग्लिश की तो हम क्या कहेंगे कि इन्हीं तीनों का यूज करके, ये कीवर्ड्स के रूप में वर्क करते हैं आपके, तो इन्हीं तीनों का यूज करके आप जो बच्चा है उनका जो भी चीज सिखाना चाह रहे हैं तो इनका समन्वयन करके आप जो है बच्चे को वो चीज सिखाते हैं। यही चीज आप इंग्लिश में सेंटेंस के तौर पर कैसे लिख सकते हैं, इन इंग्लिश द टीचिंग कीवर्ड्स आर अप्रोच, मेथड्स एंड टेक्निक। क्योंकि जो भी चीज आपकी आएगी पेपर में आपको इंग्लिश में ही लिखनी होगी, तो ये भी जरूरी है कि आप केवल समझे ही ना चीजों को, उसको कैसे लिखेंगे उसको भी जरूरी समझते चलिए।
अब हम बात करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। यहां से आप देखेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, एक ना एक प्रश्न आपका हर साल पूछा ही जाता है, और जिसमें एक जो प्रश्न है वो एमसीक्यू में प्रत्येक साल आता है, और एक ना एक प्रश्न आपका वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में आता है। अब जो वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में आता है वहां पर क्या किया जाता है, इन्हीं जो अप्रोच है उसके बारे में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, और जो एमसीक्यू में आता है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले इनका डिवीजन आप किस आधार पर करेंगे इस चीज को जो है वो समझिए। तो डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, दो टाइप से आप इसे जो है वो बांटेंगे। एक आपका हो जाएगा ओल्ड मेथड, और दूसरा आपका हो जाएगा न्यू मेथड, न्यू मेथड। अब यहीं से ही आपका एक एमसीक्यू पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में, कि जो ओल्ड मेथड है उसका एक अन्य नाम क्या है। इस टाइप से आ सकता है कि ओल्ड मेथड इज ऑल्सो नोन एज, तो आपको पता होना चाहिए कि इसी को क्लासिकल मेथड के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। किस नाम से? क्लासिकल, CLASSICAL, क्लासिकल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। एक एमसीक्यू इस टाइप से पूछा जाता है। अब इस ओल्ड मेथड में कौन कौन से मेथड आते हैं वहां से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है, उनको भी ध्यान रखिए। ओल्ड मेथड जो है इसमें दो आते हैं, एक आपका आता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यदि ओल्ड मेथड में आता है तो जाहिर सी बात है क्लासिकल मेथड में भी आएगा, क्योंकि प्रश्न अधिकतर ओल्ड मेथड करके नहीं पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है क्लासिकल मेथड के संबंध में। और लिखा होगा ऑप्शन में या प्रश्न में लिखा होगा कि इनमें से कौन सा जो है वो क्लासिकल मेथड में आता है, और ऑप्शन में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और बाकी भी तीन अलग जो है वो दिए होंगे। और दूसरा इसमें आता है आपका डायरेक्ट मेथड। तो ये दो टोटल मेथड आते हैं आपके किसमें, ओल्ड या क्लासिकल मेथड। अब जो दूसरा डिवीजन है आपका, उसकी अगर बात करें तो उसमें आप क्या कहेंगे, तो जो दूसरा न्यू मेथड लिखा हुआ है इसमें भी आपके आते हैं तीन मेथड। कौन कौन से? सबसे पहला आता है आपका डॉक्टर वेस्ट मेथड। अभी इनके बारे में हम सब अलग से डिटेल में भी पढ़ेंगे, कभी पहले मैं एक रूपरेखा के तौर पर बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कौन किसके अंदर आता है। दूसरे की अगर बात करते हैं तो दूसरा आपका होता है बाइलिंगुअल मेथड, BILINGUAL, बाइलिंगुअल मेथड। और जो तीसरा और आखिरी होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, SUBSTITUTION, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस प्रकार से आपके न्यू मेथड हो जाएगा एक साइड, और दूसरी तरफ ओल्ड मेथड। अब यहां से मैंने क्या कहा, एमसीक्यू में कैसे आते हैं, जैसे लिखा होगा कि इनमें से कौन सा न्यू मेथड जो है वो है, और यहाँ पर ये इसका एक ऑप्शन दिया होगा, बाकी तीन अलग दिए होंगे। यही चीज क्लासिकल मेथड के बारे में पूछा जाएगा, ये ओल्ड मेथड। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक के बारे में पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो ओल्ड मेथड में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड लिखा हुआ है इसके बारे में जानते हैं, फिर उधर वाले सीरियल को चलेंगे। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग हो जाएगी द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसी को हम किस नाम से जानेंगे, इसी को हम क्लासिकल मेथड के नाम से जानेंगे, क्योंकि मैंने ही पहले ही कहा कि आपके जो ओल्ड मेथड है उन्हीं को क्लासिकल मेथड के नाम से जानते हैं। तो कई बार इसी के संदर्भ में पूछा जाता है, तो ये क्लासिकल मेथड आपका होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसका यूज जो है सबसे ज्यादा किसके लिए किया जाता है, तो फॉरेन लैंग्वेज जो है उनको पढ़ने के लिए जो है वो किया जाता है। फॉरेन लैंग्वेज में अगर आप देखें तो जो उसका ग्रामर है उसको सीखने में टाइम लगेगा। तो फॉरेन लैंग्वेज में क्या होता है, आपने जैसे कि एक डिक्शनरी ली, डिक्शनरी में क्या होता है, सभी शब्दों के क्या होते हैं, मीनिंग लिखे होते हैं। अब जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है फॉरेन लैंग्वेज में कि कोई शब्द पर्टिकुलर क्या लिखा है, तो आपने डिक्शनरी में देख लिया। फिर दूसरा नहीं आ रहा है, फिर आपने डिक्शनरी में देख लिया। तो ये किस प्रकार आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, शब्द का शब्द से कर रहे हैं, मतलब एक सेंटेंस नहीं आप उसमें देख सकते ना, तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर रहे हैं। क्योंकि सेंटेंस का ट्रांसलेशन के लिए आप फॉरेन लैंग्वेज जो है उसको तो कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें कुछ कठिन वर्ड होंगे जिनको लेकर आपको दिक्कत होगी, तो आप उसमें जो डिक्शनरी है उसमें देख लेते हैं। तो पहले यही होता था कि मुख्यतः फॉरेन लैंग्वेज में आपका जो लैटिन भाषा है और ग्रीक भाषा,
दो भाषा का नाम ध्यान रख सकते हैं, लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा। इसको जो है वो पढ़ने के लिए आपका इसी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज जो है वो किया जाता था। तो ये चीज तो आपने देखी। अब इसमें आपकी दो लैंग्वेज भी अलग से होती हैं, एक होती है मदर टंग और एक होती है टारगेट लैंग्वेज। इन दोनों चीजों को समझिए। बेसिक टर्म क्या होता है, जब बात की जाती है मदर टंग लैंग्वेज की, तो ये आपकी होती है मातृभाषा। तो जब भी मैं इस वर्ड को यूज करूंगा तो समझ जाइएगा मातृभाषा की बात कर रहा हूं। और जो टारगेट लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो कहने का मतलब ये होगा मेरा कि जो आप भाषा को सीखना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश आप सीखना चाहते हैं, तो वहां पर आपकी जो टारगेट लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश जो है वो हो जाएगी। तो अगर बात करें इस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की, तो आप क्या कहेंगे कि छात्र यहाँ पर क्या करते हैं कि व्याकरण के जो नियम होते हैं उनको थोड़ा बहुत सीखते हैं और मदर टंग और जो टारगेट लैंग्वेज है उनके बीच ट्रांसलेशन जो है वो करते हैं। ट्रांसलेशन के माध्यम से ही जो है वो चीजों को या उसका जो अर्थ है वो समझते हैं। तो ये तो हम बेसिक बेसिक पहले समझ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप, मैंने वर्ड की बात की, यूनिट की बात करें, आप क्या लिखेंगे, तो यूनिट जो है यहाँ पर वर्ड हो जाती है, क्योंकि दो टाइप की यूनिट होती है, एक वर्ड होती है और एक सेंटेंस होती है। अब इन्हीं सब चीजों को आप थोड़ा सा इंग्लिश में कैसे लिखेंगे वो भी जरूरी है। तो सबसे पहले आप कहेंगे कि द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज नॉट न्यू, क्योंकि नया तो नहीं है। बात मैंने पहले ही करी कि फॉरेन लैंग्वेज जो पहले काफी जो लैंग्वेज थी उनको ही ट्रांसलेशन करने के लिए आप यूज करते हैं। तो आप कहेंगे द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज नॉट न्यू, इट हैज हैड डिफरेंट नेम। इसके अलग अलग नाम है, जैसे मैंने क्लासिकल मेथड कहा, बट इट हैज बीन, वॉज नहीं, इट हैज बीन यूज्ड बाय लैंग्वेज टीचर फॉर मैनी ईयर्स। फिर बात करेंगे थोड़ा सा आगे जब समय बीता कि अर्लियर इन दिस सेंचुरी दिस मेथड वाज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट्स रीड एंड अप्रिसिएट फॉरेन लैंग्वेज। मुख्यतः फॉरेन लैंग्वेज को अप्रिशिएट करने के उद्देश्य से ही आप देख रहे हैं, इसमें बात भी की गई है। फिर आप लिखेंगे जो चीज मैंने कही कि स्टार्टिंग में तो उनको नहीं समझ में आता है जब आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं, पर जैसे जैसे उनकी आदत बढ़ती जाती है तो वही चीज उनको और ज्यादा सरल लगने लगती है, इजी लगने लगती है। तो आप क्या कहेंगे कि इट वाज आल्सो होप दैट कि थ्रू द स्टडी ऑफ द ग्रामर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज स्टूडेंट्स वुड बिकम मोर फैमिलियर विद द ग्रामर ऑफ देयर नेटिव लैंग्वेज एंड, और साथ ही साथ आप क्या कहेंगे कि जब वो बोलने लगते हैं तो जाहिर सी बात है जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है और ज्यादा बेटर होती है। और वो जो जैसे बोलना चाहते हैं नेटिव लैंग्वेज में, उनकी जो टारगेट लैंग्वेज है उसके बारे में सीखना और बोलना चाहते हैं तो वो और ज्यादा उनके लिए अच्छा होगा। तो इसको हम किस प्रकार से कहेंगे कि एंड दैट दिस फैमिलियरिटी वुड हेल्प देम स्पीक एंड राइट देयर नेटिव लैंग्वेज बेटर। तो ये सब चीजें एज इट इज आपको नहीं लिखनी, मैंने आपको क्या किया, समझाया। आप चीजों को समझिए और अपनी भाषा में लिखिए, बस यही आपका यहाँ पर रूल है। अब यहाँ पर मैंने ये भी आपसे कहा कि जो उनकी टारगेट लैंग्वेज होती है, टारगेट लैंग्वेज क्या चीज, यानी कि जो इंग्लिश है, अब वो इंग्लिश में केवल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ही कर रहे हैं, तो क्या उसके बारे में, इंग्लिश के बारे में उनकी जो समझ है वो अच्छी हो रही है? नहीं हो रही है। पर कहीं ना कहीं बार बार चीजों को देखने से एक मेंटल एक्सरसाइज भी तो होती है, तो उसको आप एक आलोचना की दृष्टि से भी लाइन लिख सकते हैं कि इट वॉज रिकॉग्नाइज दैट स्टूडेंट्स वुड प्रोबेबली नेवर यूज द टारगेट लैंग्वेज बट द मेंटल एक्सरसाइज ऑफ लर्निंग इट वुड बी बेनिफिशियल एनीवे। अब आपकी चार स्किल्स होती हैं, कौन कौन सी? LSRW, इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर जगह क्लियर कर देते हैं। मेंटल स्किल्स कह लीजिए, डायरेक्ट स्किल्स कह लीजिए तो ज्यादा सही होगा। LSRW। जो L है वो आपका हो जाएगा लिसनिंग, S स्पीकिंग, R रीडिंग और W राइटिंग। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, हर जो भी आपसे पूछा जाए यहां से एक पॉइंट आप सदैव लिखेंगे। जैसे कि इसमें अगर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात करें तो जो प्राइमरी स्किल्स आपकी होती है, डेवलप होती है, कौन कौन सी? तो रीडिंग और साथ ही साथ राइटिंग। तो आप क्या कहेंगे, रीडिंग और राइटिंग जो है आपकी जो प्राइमरी स्किल्स है इसमें डेवलप होती है। और थोड़ा सा अटेंशन, आप ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं होता है, किस पे? स्पीकिंग और लिसनिंग पर भी थोड़ा सा अटेंशन दिया जाता है। तो आप क्या कहेंगे, इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द प्राइमरी स्किल्स टू बी डेवलप्ड आर रीडिंग एंड राइटिंग और लिटिल अटेंशन इज गिविंग टू स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो जहां पर भी कोई भी आप मेथड पढ़ रहे हो, इस टाइप से इन पॉइंट को लेकर वहां पर आपको जो चीज समझ में आ रही, इनको लेकर एक लाइन जो है आपको लिखनी है। और कहीं ना कहीं आप जो देख रहे हैं कि इन सब चीजों में कोई ना कोई आपका जो मेथड है वो भी यूज किया जाता है। तो यदि अगर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात करें, सारी चीजों को रफ कर देते हैं,
तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में आपका कौन सा मेथड यूज होता है? दो मेथड होते हैं, एक डिडक्टिव होता है, एक इंडक्टिव होता है। तो डिडक्टिव मेथड यूज होता है, DEDUCTIVE, डिडक्टिव मेथड आपका यूज होता है। और इसके संदर्भ में आप क्या लिखेंगे कि जो ग्रामर है, या ग्रामर इज टॉट बाय डिडक्टिव मेथड। हिंदी में हम इसे कहते हैं निगमन विधि। कई लोगों ने हिंदी में नाम अवश्य सुना होगा, तो उससे भी समझ जाएंगे, और कुछ लोगों ने इंग्लिश में सुना होगा, तो उससे भी जो है वो समझ जाएंगे। देखिए, निगमन विधि में हम, या डिडक्टिव मेथड जो है, इसमें हम क्या सबसे पहले करते हैं? सबसे पहले कोई भी चीज पढ़ाने के लिए उसका रूल बताते हैं, और फिर एग्जाम्पल देते हैं। इस तरीके से आपकी जो टीचिंग है वो जो है वो संपन्न होती है। यानी कि सबसे पहले कोई भी आप रूल बताइए। जैसे कोई भी आपका एक मैथ का सम हो गया, मैथ का कोई सवाल हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं कि जैसे आपको त्रिकोणमिति पढ़ानी है, आपने क्या किया, सबसे पहले बच्चों को सब रूल रेगुलेशन बता दिया, ऐसे 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 सारी चीजें होंगी, और फिर आपने क्या किया, उसी से रिलेटेड और एग्जाम्पल जो है जोड़ के बताने लगे। तो इस प्रकार की जो टीचिंग होती है वो आपकी डिडक्टिव मेथड में होती है, और इसमें आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ग्रामर जो है आपकी डिडक्टिव मेथड के थ्रू जो है वो पढ़ाई जाती है। अब जरूरी ये नहीं है कि आपका थ्योरी में ही प्रश्न, आपको ये लाइन लिखने के लिए मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपसे भी तो पूछा जा सकता है कि डिडक्टिव मेथड किस में यूज किया जाता है। अलग अलग आपको 4 ऑप्शन बहुविकल्पी में पूछे जा सकते हैं। तो इस मेथड में इतना ही। नेक्स्ट हम मेथड देखते हैं आपका डायरेक्ट मेथड। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। आपके एक लाइक से इसी प्रकार एग्जाम की अंतिम तारीख तक मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी चीजें सारी प्रोवाइड कराता रहूं, और आपका पेपर भी अच्छे से अच्छा जो है वो हो। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि उन सभी छात्रों तक पहुंच सके जिनके नंबर जो है वो पिछली बार कम आए थे, या किसी की बैक रह गई थी, या जिनको पेपर देने हैं, सभी छात्रों के साथ, ताकि सबके अच्छे से अच्छे नंबर आए। तो देखिए, आप बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। सबसे पहला प्रश्न डायरेक्ट मेथड से यही पूछा जाता है कि इसे किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो आप क्या कहेंगे? इसी को हम ओरल मेथड के नाम से भी जानते हैं, और इसी को हम नेचुरल मेथड के नाम से भी जानते हैं। यहां से बहुविकल्पी बहुत पूछा जाता है, ओरल मेथड या फिर नेचुरल मेथड। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अभी हाल ही में आपका नवंबर में पेपर हुआ था, नवंबर 2020 में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर, इसमें यही प्रश्न आपका बहुविकल्पी में पूछा भी गया था। क्या पूछा गया था आपका? कि जो नेचुरल मेथड है उसके संदर्भ में, रुकिए मेरे पास पेपर है, मैं देख लेता हूँ। ये पेपर में पूछा गया था कि डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज, 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तीसरा था आपका नेचुरल मेथड, और चौथा था आपका डॉक्टर वेस्ट मेथड। तो तीसरा नेचुरल मेथड था, यहीं से आपका प्रश्न पूछा गया था। मैंने क्या कहा कि बहुविकल्पी वाले प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, इसके नाम से लेकर के अधिकतर। और जो स्किल्स मैंने बताई थी LSRW, उनसे पूछे जाते हैं, तो उसको भी अभी हम जान लेंगे। पहले अभी जो चीज हम पढ़ रहे हैं इसको देखते हैं, तो थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। डायरेक्ट मेथड को हम समझते हैं। डायरेक्ट मेथड की अगर बात करें, तो इसमें सबसे पहले आप कहेंगे जो मदर टंग लैंग्वेज होती है वो जो है वो यूज नहीं होती है, यानी कि मातृभाषा का इसमें स्थान नहीं होता है। जो सारी टीचिंग होती है, ऑल टीचिंग आप कहेंगे जो डन होती है, या ऑल टीचिंग इज डन इन द टारगेट लैंग्वेज। तो दूसरी पॉइंट ये ध्यान रखेंगे, मदर टंग लैंग्वेज नहीं यूज होती है, और ऑल टीचिंग इज डन इन द टारगेट लैंग्वेज। अब यहाँ पर भी आपको यूनिट पता होना चाहिए। जैसे यूनिट वहां पर मैंने बताया था वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है, पर यहाँ पर जो यूनिट होती है वो सेंटेंस होती है। ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, पहला दूसरा तीसरा, यही आप अगर पॉइंट वाइज भी लिख लेंगे तो आधा पेज से ज्यादा आपका ऐसे भर जाएगा। और कोई प्रश्न आता है तो इतना ही काफी होता है उसमें लिखने का। तो इसीलिए मैं सबसे मेन चीजें बता रहा हूँ, जो चीज आप अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश में लिख सकें। तो ये मैंने बताया, दूसरा बताया, तीसरा बताया। अब लाइनें बढ़ानी हो तो लाइनों में आप वही चीज यहाँ पर भी लिख सकते हैं। क्या मैंने बताया कि जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में, वैसे इसमें कि द डायरेक्ट मेथड इज नॉट न्यू, इट्स प्रिंसिपल्स हैव बीन अप्लाइड बाय लैंग्वेज टीचर फॉर मेनी इयर्स। क्योंकि जो चीजें हम खोजते हैं, जैसे डायरेक्ट मेथड अब हम जानने लगे हैं, पर ऐसा नहीं कि पहले यूज नहीं होता था, यूज पहले होता था, पर उसको किसी चीज व्यक्ति ने नाम नहीं दिया था। तो वही है, उसके जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो यूज टीचर के द्वारा पहले से ही किए जा रहे हैं। पर आप क्या कहेंगे? द डायरेक्ट मेथड इज नॉट न्यू। और ये जो डायरेक्ट मेथड निकल कर आया, ये मेन रीजन कैसे निकल कर आया, इस चीज को समझिए। तो स्टार्टिंग में डायरेक्ट मेथड से पहले मैंने आपको बताया ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो उसमें क्या था, चीजों को आपने, मैंने बताया कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो रही थी। पर अगर बात की जाए जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है, उसी में
कम्युनिकेशन करने की, बातचीत करने की, तब वहां पर वो मेथड फेल हो जाता था, क्योंकि वहां पर तो आपका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो वो चीज वहां पर नहीं हो पाती थी। तो इसीलिए धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, आपका जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो उसका यूज कम होने लगा और उतना पॉपुलर नहीं रहा। उसके बाद डायरेक्ट मेथड का यूज होने लगा। इसी सारी चीजों को आप इंग्लिश में लिखेंगे कि मोस्ट रिसेंटली इट वॉज रिवाइव्ड एज अ मेथड व्हेन द गोल ऑफ इंस्ट्रक्शन बिकम लर्निंग हाउ टू यूज अ फॉरेन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। मैंने बताया ना कि कम्युनिकेशन जो है फॉरेन लैंग्वेज के संदर्भ में आपको वहां पर धीरे धीरे दिक्कत होने लगी। तो फिर सिंस द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वाज नॉट वेरी इफेक्टिव इन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट टू यूज द टारगेट लैंग्वेज, और फिर आपका डायरेक्ट मेथड धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा। तो सो द डायरेक्ट मेथड बिकम पॉपुलर। और आप क्या कहेंगे कि जो डायरेक्ट मेथड होता है इसमें एक बेसिक सा रूल होता है कि यहाँ पर जो ट्रांसलेशन होता है उसकी अगर बात करते हैं तो वो अलाउड जो है वो नहीं होता है, जैसे कि इससे पहले हम देख कर आ रहे थे। इसमें डायरेक्ट जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है उसी से कनेक्ट करके हम चीजों को सीखते हैं। अगर अब बात करते हैं जो हमने 4 स्किल्स की बात की थी LSRW की, उसमें तो इसमें सबसे ज्यादा डेवलप कौन सी होती है, तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग में आपकी सबसे ज्यादा जो डेवलप होती है वो स्पीकिंग होती है और साथ ही साथ रीडिंग होती है। तो सबसे ज्यादा स्पीकिंग और रीडिंग इसी पर आप देखेंगे जोर होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप स्पीकिंग यूज करते हैं उसी में प्रैक्टिस के साथ ही आपकी रीडिंग स्किल भी इसी में डेवलप होती है। और वो बाकी जो मैंने पॉइंट बताया था कि लिटिल अटेंशन ऑन लिसनिंग और राइटिंग, वो वाली लाइन भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमने अभी मेथड देखा था कि जैसे वहां पर हमने डिडक्टिव मेथड देखा था। अब यहाँ पर कौन सा मेथड होता है, यहाँ पर आपका इंडक्टिव मेथड यूज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में। तो पहले इंडक्टिव की स्पेलिंग ध्यान रखिए। इंडक्टिव की स्पेलिंग होती है INDUCTIVE, इंडक्टिव। ये आपका किस में यूज होता है, डायरेक्ट मेथड में। अब इस इंडक्टिव मेथड को हिंदी में कहते हैं आगमन विधि। अब इसमें किस प्रकार से टीचिंग होती है, तो आगमन विधि में आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले आपके एग्जाम्पल बताए जाते हैं और फिर बाद में आपको जो है वो रूल रेगुलेशन के बारे में जो है वो बताया जाता है। तो इसको जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझें, तो जैसे आपको साइंस में द्रव चैप्टर या ठोस द्रव गैस वाला चैप्टर पढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट उसे ना पढ़ाने की बजाय आप नॉर्मल जो आसपास की चीजें हैं उसके एग्जाम्पल के जरिए चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। कि क्लास में आप देखेंगे चेयर पड़ी हुई है तो आप कहेंगे बेटा ये ठोस जो है उसका उदाहरण है, द्रव होगा किसी ना किसी के पास बॉटल होगी, वो द्रव का उदाहरण। मतलब कहने का ये है कि पहले एग्जाम्पल से चीजों को स्टार्ट करेंगे ताकि बच्चे इंटरेस्ट लें और फिर धीरे धीरे आप रूल रेगुलेशन जो है उसकी तरफ आएंगे। तो इस प्रकार का जो मेथड होता है वो आगमन विधि, जिसे हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं, उसका यूज किस में किया जाता है, इस डायरेक्ट मेथड में जो है वो यूज किया जाता है। तो दोनों जो हमने पढ़े अभी, डायरेक्ट मेथड से पहले वाला और इसमें कंफ्यूजन ना हो, मैं छोटी सी आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। डाइन, आप सभी व्यक्ति ने नाम अवश्य सुना होगा, डाइन चुड़ैल भूत को कहते हैं। तो डा जो है इससे आप डायरेक्ट मेथड को जोड़ सकते हैं। तो डा का जो आ वाली मात्रा लगी हुई है इसकी अगर बात करें तो इससे आप आगमन याद रख सकते हैं। और जो आपका इन वर्ड लगा हुआ है इन, इस आई से जो है क्या याद रख सकते हैं, इंडक्टिव मेथड। तो इस टाइप से आप इस डायरेक्ट मेथड को ध्यान रखिए, तो बाकी जो बचेगा वो दूसरे वाले में हो जाएगा। तो आपको लिखने में कंफ्यूजन नहीं होगी, कि ऐसा नहीं होगा कि आप इसका उसमें लिखा है या उसका इसमें। तो दोनों हमने देख लिए जो कि आपके ओल्ड या क्लासिकल मेथड में आते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे न्यू मेथड की, जो कि आपका सबसे पहला कौन सा है, डॉक्टर वेस्ट मेथड। मेथड से सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाएगा कि ये दिया किसने था मेथड, तो इनका नाम था डॉक्टर माइकल वेस्ट। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है वन लाइनर में या तो फिर बहुविकल्पी में, या पूरा डायरेक्ट ही आपसे पूरा डॉक्टर वेस्ट मेथड पूछ लिया जाएगा तब तो आप लिखेंगे कि ये मेथड इनके द्वारा दिया गया था। तो डॉक्टर माइकल वेस्ट के द्वारा दिया गया था और इसमें सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया था वो रीडिंग हैबिट पर जो है वो दिया गया था। पूरा जो सबसे मेन आपका फोकस है इस डॉक्टर वेस्ट मेथड का वो रीडिंग मेथड पे है, या रीडिंग हैबिट आप कह सकते हैं। और बहुविकल्पी में अगर आए कि डॉक्टर वेस्ट मेथड किस पर बेस्ड है, किस स्किल्स, टीचिंग स्किल्स पर बेस्ड है, तो रीडिंग आप वहां पर टिक कीजिएगा। और रीडिंग भी दो टाइप की होती है, एक आपकी ओरल रीडिंग होती है और एक आपकी साइलेंट रीडिंग होती है। आप देखते हैं क्लास में बच्चे जोर जोर से पढ़ते हैं, अधिकतर छोटे बच्चे आप देखते हैं जो बोल बोल के पढ़ते हैं, वो आपकी क्या होती है, ओरल रीडिंग होती है। और साइलेंट जैसे कि आप लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ते हैं तो वो आपका साइलेंट रीडिंग का उदाहरण जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें
तो मैंने बताया था 4 स्किल्स में आपको पता होना चाहिए किस पे जोर दिया जा रहा है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो इंग्लिश है उसको रीड करना, इंग्लिश रीड इंग्लिश इस टाइप से मैं लिख देता हूँ। इसको आपका फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो दी जा रही है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसमें किसको दी जाती है? रीड इंग्लिश को या इंग्लिश रीडिंग को। और जो दूसरी आपकी प्रायोरिटी दी जाती है वो दी जाती है राइटिंग को। तो बस अधिकतर जो फोकस रहता है वो इन्हीं पर रहता है। तो इसको आप कह सकते हैं सेकंड प्रायोरिटी जो है वो दी जाती है। अब आप देखिए, खुद से देखिए कि कोई बच्चा है पढ़ रहा है तो क्या टीचर की आवश्यकता है? तो नहीं है। इस प्रकार के मेथड में आप कहेंगे जो टीचर है उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो नो टीचर रिक्वायर्ड करके भी आप एक सेंटेंस के तौर पर लिख सकते हैं। और LSW कौन कौन से, ये जो मैंने यहाँ पर स्किल्स की बात की थी, तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो आपका रीडिंग का होता है। पर जो बाकी बची हैं LSW उन पर उतना जो है वो नहीं होता है, ये बहुत कम होता है। उस टाइप से भी चीजें लिख सकते हैं या नहीं भी होता है, क्योंकि रीडिंग ही मेन फोकस है। तो इन्हीं सब चीजों को आप इंग्लिश में किस प्रकार से लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट मेथड या डॉक्टर वेस्ट, टीचर शुड टीच साइलेंट रीडिंग स्किल्स फर्स्ट टू इम्प्रूव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। और धीरे धीरे कहने का मतलब है कि स्किल्स जैसे जैसे टीचिंग की उनमें डेवलप होगी तो जो ग्रामर के रूल वगैरह हैं वो उनको स्वतः ही समझ में आने लगेंगे, ऐसा इनका मानना था। सो टीचर्स ले मोर एम्फसाइजेस ऑन द हैबिट ऑफ साइलेंट रीडिंग। अच्छा, कई बार क्या होता है, प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है, मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होता है? तो मेरिट्स मतलब होता है इस मेथड के क्या क्या लाभ हैं, और डीमेरिट्स मतलब क्या इसके दोष या हानियां हैं। तो दो दो इस टाइप से आप अपने आप से इन चीजों को समझ कर लिख सकते हैं। जैसे कि मेरिट्स की अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर साइलेंट रीडिंग जो है वो आपकी कहीं ना कहीं डेवलप हो रही है। तो उसको ही एक सेंटेंस के तौर पर लिख सकते हैं कि लर्नर्स इंप्रूव देयर साइलेंट एंड एक्सटेंसिव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग, लोकल ग्लोबल, यानी कि अलग अलग प्रश्न के माध्यम से चीजें धीरे धीरे वो सीखते हैं और ज्यादा उनकी स्किल्स जो है वो डेवलप होती है। और अगर मेरिट्स की बात करें तो एनी टीचर कैन टीच दिस स्किल, स्पेशली साइलेंट रीडिंग। तो कोई भी बच्चा को अलग से सिखाने की टीचर की तो रिक्वायर्ड होती नहीं, तो खुद से भी वो सीख सकता है। और अगर टीचर कोई दूसरे को सिखा रहा है तो ये स्किल किसी को भी आसानी से सिखाई जा सकती है। तो ये एक मेरिट्स के तौर पर है। और यदि आप डिमेरिट्स की बात करेंगे तो इसमें क्या कमियां हैं, दोष हैं, तो आप ये कहेंगे कि टीचिंग या रीडिंग जो है वो स्टार्टिंग जो स्टेज होती है उसमें तो आप बच्चे को चीजों से पहले जोड़कर सिखाते हैं, तब तो वो चीजों को समझना शुरू करेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो इनिशियल स्टेज होती है उसके लिए बहुत ही बेकार है। और धीरे धीरे और ज्यादा बच्चे अगर स्टार्टिंग से केवल रीडिंग हैबिट पर ही फोकस रहे तो उसका इंटरेस्ट पढ़ाई से एकदम खत्म हो जाएगा। तो ये आपका एक डिमेरिट्स में आएगा। और साइलेंट रीडिंग में आप ये भी देखते हैं, लाइब्रेरी है, शोर शराबा नहीं होना चाहिए और एकदम ध्यान लगाकर आप पढ़ रहे हैं चीजों को। तो क्या चाहिए? टू मच अटेंशन चाहिए। तो टू मच ऑफ अटेंशन इज गिवन टू साइलेंट रीडिंग एंड इट इज डिफिकल्ट टू इवेल्युएट। तो ये सब इसके डिमेरिट्स में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, आपका जो है आपका बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड से एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि ये जो मेथड है उसकी खोज या इन्वेंशन जो है किसने किया था? तो इन्वेंटेड कौन थे इसके? उनका नाम अवश्य ध्यान रखिएगा क्योंकि आपसे बहुविकल्पी में ये बहुत पूछा जाता है। तो इनका नाम था प्रोफेसर CJ डॉटसन, जिन्होंने बाइलिंगुअल मेथड दिया था। ये डी लिखा हुआ है आपका। प्रोफेसर CJ डॉटसन जो है ये इन्वेंशन थे इसके। और इस बाइलिंगुअल मेथड में किन दो मेथड का कॉम्बिनेशन है? तो आपका डायरेक्ट मेथड जो हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा, और साथ ही साथ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, GTM शॉर्ट में मैं लिख देता हूं। तो डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का ये कंबाइंड रूप है आपका बाइलिंगुअल मेथड। अब यहाँ पर बात करते हैं मदर टंग और नेटिव लैंग्वेज की। जो मैंने बात की तो उनमें से क्या यूज होती है? तो जो मदर टंग लैंग्वेज है आपकी, UE, ये स्पेलिंग होती है टंग की। तो मदर टंग लैंग्वेज आपका इस प्रकार से यूज होता है। यहाँ पर अगर यूनिट की बात करते हैं तो आपका क्या होगा? तो आप कहेंगे यूनिट यहाँ पर सेंटेंस होती है। और यहाँ पर जो ट्रांसलेशन है वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जो है वो नहीं होता है। जैसे मैंने बताया ना कि जहाँ पर सेंटेंस यूनिट हो जाएगी वहां पर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होगा, जहाँ पर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होगा वहां सेंटेंस यूनिट नहीं होगी। तो इसी को एक एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पर आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर सेंटेंस, तो यूनिट जो है आपकी सेंटेंस होती है और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नॉट डन। फिर आपका एक लाइन के तौर पर ये भी आप कहेंगे कि जो यहाँ पर ट्रांसलेशन होता है वो आपका केवल और केवल टीचर जो है वही करते हैं, स्टूडेंट के द्वारा नहीं होता है। ये ट्रांसलेशन आपका लिखा हुआ है और ये जो है वो टीचर लिखा है। तो इसी चीज को आप कैसे लिखेंगे कि ट्रांसलेशंस आर ओनली डन बाय द टीचर नॉट बाय द स्टूडेंट्स।
तो ये आपका बाइलिंगुअल मेथड में होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या कि जो इसका नाम है बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल मतलब होता है द्विभाषीय, यानी कि यदि एक ही समय में दो लैंग्वेज को आपको सीखना है तो उसके लिए आपका ये मेथड उपयोगी होता है। यानी आप क्या लिखेंगे कि इट मेक्स पीपल लर्न टू लैंग्वेजेस एट अ टाइम एंड सेव्स टाइम, एनर्जी एंड लेबर ऑफ द टीचर। इस लाइन को ध्यान रखिएगा क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कंबाइंड ऑफ टू मेथड, उस चीज को ध्यान रखिएगा। और चाहे तो आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पर सन भी याद रख सकते हैं कि सीजे डॉटसन ने इसे कब दिया था, विकसित किया था, तो 1967 जो है वो सन था। बात करते हैं हमारा इसके बाद जो लास्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका पेपर हुआ था नवंबर 2020 में, उसमें कौन कौन से प्रश्न आपके बहुविकल्पी वाले तो मैंने बताया कौन कौन से पूछे गए थे, पर नवंबर 2020 वाले पेपर में जो अभी तक हमने चीजें पढ़ी हैं उसमें लघु त्रि प्रश्न जो था वहां पर आपका क्या पूछा गया था। लघु त्रि प्रश्न मतलब 2 नंबर के पेपर में 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें, तो वहां पर आपका पूछा गया था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में जाना। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड 2 नंबर का आया था। और साथ ही साथ आपसे डायरेक्ट मेथड पूछा गया था। तो डायरेक्ट मेथड के क्या पूछे गए थे, मेरिट्स पूछी गई थी। मैंने आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स इसीलिए बता दिए साथ में, पहले भी मैंने बताए थे, पूछा वही गया था जो मैंने पढ़ाया था। तो मेरिट्स भी पूछी गई थी, ये भी 2 नंबर में और ये भी 2 नंबर में। और साथ ही साथ आपका एक कंपोजिशन भी पूछा गया था जो इस टॉपिक से आज के तो नहीं रिलेटेड है। कोविड-19 पर 50 शब्दों में पूछा गया था। तो आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत लिखने अपने आप से आनी चाहिए क्योंकि इस प्रकार के जो जनरल टॉपिक हैं, जो चर्चित टॉपिक हैं, जैसे कोविड-19 पर ही पूछ लिया गया, तो आपसे फिर कोई ना कोई टॉपिक को लेकर पूछा जा सकता है। तो आप स्वयं से चीजों को लिख सकें, ये आपका हैबिट नहीं है तो थोड़ा सा इसको बनाकर ही पेपर देने जाइएगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करें तो आप क्या कहेंगे, यहां पर जो बेस वर्ड होते हैं, बेस वर्ड, इनको जो है वो सेंटेंस में यूज करके जो है वो चीजों को सिखाया जाता है। बेस वर्ड जैसे कि मैंने आपको कह दिया कि कोई शब्द ले लीजिए, जैसे टेबल ही अधिकतर मैं आपको बता देता हूं तो क्योंकि ये डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो टेबल की अगर बात करें, ये एक बेस वर्ड है। इसको अगर कोई टीचर जो है वो पढ़ाना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, इस टेबल के नाम से एक सेंटेंस बना देगा। तो जैसे मैं एक सेंटेंस यहां पर लिख दूं कि ही इज सिटिंग ऑन द टेबल, ये आपका जो है वो सेंटेंस हो जाएगा, ही इज सिटिंग ऑन द टेबल। अब ये जो सेंटेंस आपने बना दिया, ये क्या कर रहे हैं आप, इस बेस वर्ड को सेंटेंस में यूज करके ही तो सिखा रहे हैं। यही आपका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सबसे ज्यादा यूज किस स्टेज में होता है, तो सबसे शुरुआती चरण होता है, अर्ली स्टेज जिसे हम कहते हैं, इसमें सबसे ज्यादा यूजफुल होता है क्योंकि बच्चे को आपको कोई चीज सिखानी है, आप उस चीज को जोड़ के बता दीजिए तो बच्चा तुरंत समझ जाता है। तो यही आपका जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। तो हमने क्या किया, सारे मेथड पढ़ लिए, सारी चीजें पढ़ ली। अब क्या हम करते हैं, कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो है उनका सेट लगाते हैं और उससे आपको पता चलेगा कितनी चीजें आपको समझ में आई और कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो प्रश्न बहुविकल्पी के। तो यहां पर हम टोटल जो बहुविकल्पीय देखेंगे वो देखेंगे नंबर ऑफ बहुविकल्पीय 8, जिसमें से 8 बहुविकल्पी में से 7 बहुविकल्पीय मैं आपको कराऊंगा और एक बहुविकल्पी में आपसे भी पूछूंगा, जो जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न। देखिए कि आप कितने, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। पहला ऑप्शन है एच.ई. पाल्मर, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर वेस्ट, तीसरा ऑप्शन है प्रोफेसर सी.जे. डॉटसन और चौथा और आखिरी ऑप्शन है ओ जस्पर्सन। तो जल्दी से बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो किसी का भी गलत नहीं होगा क्योंकि मैंने बताया था बाइलिंगुअल मेथड बहुविकल्प में बहुत पूछा जाता है। तो प्रोफेसर सी.जे. डॉटसन आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि न्यू मेथड इज रिलेटेड टू, चार ऑप्शन है, डॉक्टर वेस्ट या फिर एच.ई. पाल्मर या फिर आपका प्रोफेसर सी.जे. डॉटसन या फिर ओ जस्पर्सन। इस प्रकार से चार ऑप्शन है। बताइए जल्दी से कि न्यू मेथड इज रिलेटेड टू विच, यहां पर ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी।
मैंने आपको इसीलिए कैटेगरी अलग अलग बताई थी, कौन से ओल्ड मेथड में आते हैं, कौन से न्यू। बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका बिल्कुल पहला ऑप्शन डॉक्टर वेस्ट जो है वो सही होगा। न्यू मेथड इज रिलेटेड टू डॉक्टर वेस्ट, आपका ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रोफेसर सीजे डॉटसन तो आपके खोज करता थे किसके, बायलिंगुअल मेथड के, तो उसको लेकर कंफ्यूज ना होइएगा, आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, तीसरा तीसरा प्रश्न कह रहा है कि द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, या फिर बोथ वन एंड टू, या फिर लेटर पैटर्न। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कि द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू, इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की, तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बोथ वन एंड टू आपका जो है वो बिल्कुल सही होगा। का जो फॉर्म कैसे पूछे जा सकते हैं, उनका तरीका कैसा है, वो आपको समझ में आ जाए। अगला देखते हैं चौथा, डॉक्टर वेस्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज प्ले मेथड, प्रैक्टिकल मेथड, रीडिंग मेथड, या फिर इंडक्टिव मेथड। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। डॉक्टर वेस्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज, तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो बिल्कुल मैंने आपको जोर देके बताया था कि जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है उसमें सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया था, रीडिंग पर, तो इज ऑल्सो नोन एज रीडिंग मेथड आपका बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका पांचवा प्रश्न कि मेथड इज अ बॉडी ऑफ, और चार ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको कि पहले अच्छा पूरा हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न की, मेथड इज अ बॉडी ऑफ डैश दैट अ टीचर अडॉप्ट्स इन द क्लासरूम फॉर टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। बताना है आपको प्रिंसिपल्स, नॉर्म्स, टेक्निक्स या पॉइंटर्स में से क्या जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से बात करते हैं। तो मेथड इज अ बॉडी ऑफ टेक्निक आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि सभी अप्रोच मैंने ओल्ड और क्लासिकल मेथड के ही बताए हैं, पर और भी बहुत से मेथड होते हैं, जैसे ड्रिल मेथड हो गया, स्ट्रक्चरल अप्रोच हो गया। तो जो उसमें आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच है उसको मैं यहाँ पर एक लाइन में बताना चाहूंगा। चीज को आप समझ लीजिए, लिख आप स्वयं से सकते हैं, लिखा हुआ आपके पास ऑलरेडी किताबों में है भर भर के, तो आप केवल समझ लीजिए स्ट्रक्चरल अप्रोच होता क्या है। आप जानते हैं कोई भी सेंटेंस होता है, वो सेंटेंस आपका एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। आप देखते हैं सब्जेक्ट आता है, फिर आपको वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, मतलब कहने का है एक स्ट्रक्चर जो फॉर्म होती है सब इसकी सेंटेंस की, यदि बच्चे को वो पता होती है तो वो उसका यूज करके उसमें जो वर्ड है उसको इंप्लीमेंट करके कोई सेंटेंस बना सकता है, चीजों को सीख सकता है। टीचिंग इंग्लिश में वो आपका इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो इसी के बारे में स्ट्रक्चर अप्रोच में बताया गया, नाम में स्ट्रक्चर है, वहां से भी इस चीज को आप जो है वो समझ सकते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न, छठा नंबर वाला है कि द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज इंग्लैंड, फ्रांस, इंडिया या अमेरिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रश्न जो है वो रिपीट होता है, और यदि आप देखेंगे तो जस्ट इससे पहले तो नहीं आया था, तो पूरे पूरे चांसेस है इस बार पूछा जा सकता है। देखिए 13, 17, 16, 18 बहुत बार पूछा गया है। तो बताइए, चार ऑप्शन है, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, इंडिया, इन चारों ऑप्शन में से डायरेक्ट मेथड जो है उसका ओरिजिन कहां से होगा, इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला ऑप्शन यानी कि फ्रांस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। देखते हैं हमारा अगला सातवां प्रश्न कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड, कॉम्पिटेटिव मेथड, एनालिटिकल मेथड, या फिर साइंटिफिक मेथड। तो सभी प्रश्न में मैं आपको सोचने के लिए पूरा पूरा समय दे रहा हूं ताकि आप चीज को जो आपने पढ़ी है सभी उनको आप इवेलुएट कर सकें, उसकी कितनी चीजें आपने सीखी हैं और कितने आप यहाँ पर प्रश्न जो है वो सही कर रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके भी आंसर की, इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो आपका पहला ऑप्शन क्लासिकल मेथड बिल्कुल सही होगा। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज ऑल्सो नोन एज, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसी को हम क्लासिकल मेथड के नाम से भी जो है वो जानते हैं। स्लैश करके मैंने वहां पर लिख के बताया था। देखिए इस प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, कोई भी पॉइंट को मिस ना करिएगा। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है
जिसका आपको वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताना है कि दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड। तो किसको नेचुरल मेथड के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है न्यू मेथड, बी ऑप्शन है डायरेक्ट मेथड, सी ऑप्शन है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और डी ऑप्शन है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अपना आंसर जो है वो बताइएगा। और वीडियो को समाप्त करने से पहले, वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि 2 प्रश्न हम पूछेंगे। एक हम जो चैप्टर पर आधारित क्वेश्चन करा रहे थे वो हमने पूछ लिया। एक क्वेश्चन हम पूछेंगे जो कि आपका प्रीवियस ईयर पर बेस्ड होगा और ये है आपका प्रीवियस ईयर पर बेस्ड। हु डेवलप्ड द डायरेक्ट मेथड? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है मैक्समिलियन बर्टलेट्स, बी ऑप्शन है सीजे डॉटसन, सी ऑप्शन है कृपा के गौतम और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ये आपका जो अभी हाल ही में पेपर हुआ था डीएलएड का, 2021 में ही क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था। इन चारों में से कौन सा सही होगा? सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। यदि पेपर के सॉल्यूशन नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी पेपर के सॉल्यूशन भी आप जो है वो देख सकते हैं। इसका आंसर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें जो है वो बता देंगे, या तो फिर कमेंट में ही जो है वो बता देंगे। तो आज के में फिर इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।